आज़मी की एक नज़्म है। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। क़ल्ब माहौल में लर्ज़ा शररे जंग है आज। हौसले वक्त के और ज़ीस्त के यक रंग है आज। हुस्न और इश्क हम आवाज़ हम आहंग है आज। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। बापू और बा के जीवन को देखती हूँ तो कैफी आज़मी की ये पंक्तियाँ और मानीखेज लगने लगती हैं। एक प्रेमी, एक जीवन साथी क्रांति की राह पर निकल रहा है और अपनी प्रेमिका को, अपनी साथी को भी प्रेरित कर रहा है कि वो साथ चले। इसलिए नहीं कि सिर्फ जीवन साथी का सहारा बनना है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने वजूद की जंग भी लड़नी है, खुद को साबित करना है। कहते हैं कैफी इसी नज़्म में, जन्नत एक और भी है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसी जन्नत को पाने के लिए, इतिहास में खुद को दर्ज करने के लिए, पैर की जंजीरें खोलने के लिए उसे भी चलना होगा, साथ चलना होगा। कितना खूबसूरत है ये एहसास। वरना तो कुछ महान पुरुष स्त्री को राह की रुकावट की तरह देखते हैं। हम जरा क्रांति करके आते हैं, तुम हमारी राह देखना। फिर महानता भी दिखाते हैं कि हमारे कंधे पर तो दुनिया का भारी बोझ है, तुम नहीं समझोगी, अब मैं वो रोमांस नहीं कर पाऊंगा, इतनी जिम्मेदारियां हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। लेकिन इतिहास में कस्तूरबा अमर हो गई और गांधी के बिना कस्तूरबेन को याद नहीं किया जा सकता। नहीं, गांधी को कस्तूरबेन के बिना याद किया जा सकता है। गांधी ने सोचा कि जब ब्याह कर लाए ही हैं तो साथ चलना भी सीखना होगा। दक्षिण अफ्रीका गए तो साथ ले गए, आंदोलन किए तो साथ ले गए, जेल गए तो साथ ले गए, क्योंकि पत्नियों का त्याग करके क्रांतियां करने वाले सिर्फ झूठे महानायक हो सकते हैं। अति महत्वाकांक्षी, आत्ममोहग्रस्त बहरूपीय हो सकते हैं, जिनके जीवन में जरा सी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। होते कुछ और हैं, दुनिया को दिखाते कुछ और हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले को ही देख लीजिए। सावित्री बाई को साथ लेकर चले, पहले शिक्षित किया और फिर लड़कियों के स्कूल को खोलकर उसकी पहली शिक्षिका ही सावित्री बाई को बनाया। स्त्री शिक्षा की मशाल सावित्री बाई ने अपने हाथ में थामी। बा और माँ, गांधी के जीवन में सबसे करीब रहने वाली इन दो स्त्रियों से बापू ने बहुत कुछ सीखा और उनके जीवन की सबसे बड़ी पारदर्शिता ये कि उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि उन्होंने जीवन में स्त्रियों से बहुत कुछ सीखा है। अपनी जितनी भी पब्लिक मीटिंग्स होती थीं, उन सब में गांधी स्त्रियों को जरूर संबोधित किया करते थे और ये बार बार कहते थे कि मैं स्त्रियों से लगातार सीखता हूँ। उन्होंने खुद ये कहा कि सत्याग्रह की प्रेरणा उन्हें अपनी पत्नी कस्तूरबा से और दक्षिण अफ्रीका में काली महिलाओं से मिली। पहले उन्हें लगता था कि कस्तूरबा जिद्दी हैं, हठी हैं, लेकिन ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी, आत्मबल था कस्तूरबा का। कस्तूरबा को इस अर्थ में उन्होंने अपनी गुरु कहा है, अपनी टीचर। महिलाओं में बहुत मजबूत आत्मबल होता है, ये गांधी मानते थे। इसी का इस्तेमाल उन्होंने राजनीतिक रूप से जब 1906 में किया तो उसे सत्याग्रह नाम दिया। कोई पूछे कि दुनिया को गांधी की सबसे बड़ी देन क्या है, तो मैंने संकोच कहूंगी अहिंसा और सत्याग्रह, दो ऐसे टूल जिनसे एक अनैतिक सत्ता को ये एहसास कराया जा सकता है कि वो अपनी ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। पावर इक्वेशन में हमेशा पति और ससुराल में कमजोर रह जाने वाली पत्नियां अक्सर इसी सत्याग्रह, अहिंसा और असहयोग के जरिए अन्याय करने वाले परिजन को गिल्ट में डालने की कोशिश करती हैं। और क्या हथियार था उसके पास सत्ता के खिलाफ? आपको भी अपनी माँ या पत्नी का ऐसा कोई असहयोग या सत्याग्रह याद होगा? आपको खाना समय पर देंगी, सब काम करेंगी आपके, लेकिन खुद भूखी सो जाएंगी, कई कई दिन तक बोलेंगी नहीं। घर चलता रहेगा बदस्तूर, लेकिन उनकी स्त्री रूठी रहेगी और एक दिन आप खुद को शर्मिंदा पाएंगे अपनी हरकतों पर। गांधी जी की सख्ती, लगातार निर्देश और आदेश ऐसा नहीं कि कस्तूरबा को अच्छे लगते थे और वो पूजा करती थी पति की, लेकिन हाँ, वो ये जरूर देख रही थी कि कोई तो इसमें टेक है, कोई तो मतवालापन है इस आदमी के अंदर जो इसे चैन नहीं लेने देता। कस्तूरबा के चिढ़ने से ना गांधी उन्हें बहुत कुछ सिखाने की जिद से पीछे हटते थे, ना कस्तूरबा कमजोर पड़ती थी। जो स्त्री राजकोट में कभी बिना मुंह ढके जनाना इलाके से बाहर नहीं निकलती थी,
न परिवार के पुरुष सदस्यों से कभी बात करना अलाउड था। वो दक्षिण अफ्रीका पहुंची 28 साल की उम्र में और अपने घर की मालकिन हो गई। पारसी महिलाओं जैसे परिधान पहने और ऐसे समाज में आ गई जहां स्त्री पुरुष आराम से साथ बैठते थे, साथ खाते थे और बिना झिझक बाहर आते जाते थे। एक बड़ी दुनिया और खुला वातावरण और जीवन का एक लक्ष्य मिला कस्तूरबा को। और फिर मिला रोजाना अपने पॉट साफ करने का आदेश। सारी जिंदगी शौचालय साफ करने को कस्तूरबा ने निचले दर्जे का घृणित काम माना था, लेकिन अब ऐसा आदेश आ गया था। अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन सीखा भी धीरे धीरे और ये बात समझी भी कि हर मनुष्य बराबर है, कोई किसी और का मैला क्यों ढोए। यहीं दक्षिण अफ्रीका में अपने तीसरे बच्चे की जचगी के लिए गांधी ने कस्तूरबा को एक मेल डॉक्टर से डिलीवरी करने के लिए राजी किया। धीरे धीरे कैसे कस्तूरबा के अंदर कुछ संकुचित विचारों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। बता दूं, महिलाओं के लिए डॉक्टरी करना उस समय आसान नहीं था। एक फीमेल डॉक्टर का मिलना बिल्कुल आसान नहीं था। अमेरिका में तो महिलाओं के डॉक्टरी पढ़ने को लेकर पुरुष डॉक्टरों ने खासा विरोध किया था। न ब्रिटेन में ये आसान था, न रशिया में। भारत में भी महिलाएं नर्सिंग का प्रशिक्षण तो ले सकती थीं, लेकिन डॉक्टरी पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। पहली डॉक्टर आनंदीबाई जोशी और पहली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर रखमाबाई राउत को ब्रिटेन जाकर डॉक्टरी करनी पड़ी। खैर, इस तीसरे बच्चे के जन्म के समय घर की बड़ी बूढ़ियां तो थी नहीं, तो मोहनदास ने ही आया का काम संभाला। लंगोट बदलना, शिशु को नहलाना, जच्चा का ध्यान रखना, आया के सब काम। हम अक्सर पुरुषों को बच्चों के करीब ही नहीं जाने देते, तो कैसे वो महसूस कर पाएंगे कि एक पिता होना क्या होता है, एक बच्चे के करीब होना और उस बच्चे के साथ लगाव क्या होता है, एक माँ का मातृत्व कैसे पनपता है। अगर हम उन्हें बच्चों के करीब होने दें, उनके सब काम करने दें, तो समझ पाएंगे कि मातृत्व सिर्फ स्त्री से नहीं जुड़ा है, मातृत्व एक पुरुष के भीतर भी हो सकता है, जो बापू में धीरे धीरे आया। 1922 में गांधी जी ने एक किताब लिखी थी गुजराती में, बाल पोथी। ये बच्चों को स्कूल में पढ़ाने सिखाने के लिए एक छोटी सी पुस्तिका थी, जिसमें नहाना, दांत मांजना, साफ सफाई की अहमियत, ये सब चीजें सिखाने की कोशिश की गई थी। इसी का 11वां अध्याय था घर के काम, जिसमें एक माँ और उसके बेटे बेटी तीनों के बीच एक काल्पनिक संवाद चलता है। माँ बेटे को सिखाती है कि शांता बहन की तरह उसे भी घर के काम करने चाहिए, और इसलिए करने चाहिए कि इससे व्यक्तित्व विकसित होता है, और जिसे घर के काम आते हों वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। श्रम का मूल्य समझना और दुनिया को समझाना, ये गांधी के पूरे जीवन दर्शन में और कर्मों में व्याप्त था। कोई काम छोटा नहीं होता, इसे समझना सबसे पहले घर में जरूरी है। लेकिन होता क्या है, सब मान लेते हैं कि जो स्त्री घर में रहकर घरेलू काम करती है वो सम्मान की हकदार नहीं है, क्योंकि ये सब तो छोटे काम है, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना। लेकिन बाहर आराम से काम करने आप तभी जा पाते हैं जब घर में ये सब काम ठीक से होते हैं। वहीं बाहर जाकर कमाना, जो पुरुष का काम माना जाता था, वो बड़ा काम है, उसके लिए इज्जत मिलनी चाहिए और उसे महत्व मिलना चाहिए। लोग दुनिया में क्रांति करते हैं, घर भूल जाते हैं। गांधी ने शुरुआत ही घर से की और फिर दुनिया में शान से कस्तूरबा को साथ लेकर चले। सफाई हो, अनशन हो, पर्चे लिखना और बांटना हो, चरखा चलाना हो, हर काम में कस्तूरबा साथ रही। घूम घूम कर कस्तूरबा महिलाओं को जागृत करती थीं। महिला कैदियों के लिए भी मजबूती की मिसाल थी कस्तूरबा। उनकी दैहिक और नैतिक शक्ति देखकर समझा जा सकता था कि कैसे गांधी ने उनसे प्रेरणा ली होगी। गांधी के लड़कपन से महात्मा बनने तक की यात्रा की वो साथी थी, ऐसी साथी जिसने तमाम उतार चढ़ाव झेल कर भी ये बॉटम लाइन याद कर रखी थी कि साथ निभाना है। आज हम इस संबंध को रोमांटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन शायद ये दोनों प्राणी ही जानते होंगे कि एक छोटा सा सुखी संसार बसाने से शुरू की गई गृहस्थी देश की आजादी के साझा प्रयास में एक महायज्ञ में बदल जाती है। तो कितना कुछ है जो खोना पड़ता है, दोनों को खोना पड़ता है, और खोने में जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है पर्सनल। इसलिए गांधी एक बहुत अलग काम कर रहे थे अपने समय में।
वो पतियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें पत्नियों के लिए क्या करना चाहिए। एक ऐसे समय में जब मनुस्मृति का बार बार नाम लिया जा रहा था, मनुस्मृति जो बता रही थी कि स्त्रियों की क्या पोजीशन होनी चाहिए, पति की जिंदगी में उन्हें कैसे अपना महत्व और अपनी उपयोगिता को साबित करते रहना चाहिए बार बार, पति कैसा भी हो, कैसे भी दुर्गुण उसके भीतर हो, लेकिन स्त्री को उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए, आजादी की बजाय उसे पति के प्रति समर्पण को महत्व देना चाहिए। ऐसी तमाम चीजें जो औरतों को आदर्श नारी सुशीला बना रही थी, वो सब गीता प्रेस गोरखपुर लगातार छाप रहा था और औरतों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश ये किताबें कर रही थी। शायद इसीलिए महात्मा गांधी धीरे धीरे गीता प्रेस से उनका जो जुड़ाव था वो दूर होते जाते हैं। हनुमान पोदार से उनके रिश्ते में खटास आती चली जाती है। गांधी एक लेख लिखते हैं यंग इंडिया में, हस्बैंड्स ड्यूटीज, और बताते हैं कि स्त्रियां इसलिए नहीं आपके जीवन में कि आपकी लालसा को पूरा करें, बल्कि वो इसलिए हैं जीवन में कि वो आपकी साथी बने। वो पतियों को लगातार उपदेश दे रहे थे कि पत्नी को केवल अपनी दासी नहीं समझें, बल्कि उसे अपनी बेटर हाफ समझें। वो आपके जीवन में आपका साथ निभाने के लिए है, वो बराबरी पे चलने वाली साथी है, और वो उन्हीं सब आजादियों को डिजर्व करती है जो आप अपने लिए जीवन में चाहते हैं। और ये बहुत क्रांतिकारी था अपने समय में, लेकिन कस्तूरबा के साथ उन्हें वक्त लगता है, और इस वक्त लगने को, इस प्रक्रिया को वो बहुत आराम से अपने साथ अपने जीवन में लेकर आते हैं। जब धार्मिक और जातीय संस्कार बहुत मजबूत हों तो बदलाव में जबरदस्ती भी लगती है और देरी भी होती है। कस्तूरबा को बुरा लगने वाली बातें तो थी ही, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐसा न होता तो क्या होता। गांधी न होते तो कस्तूरबा को कौन याद करता, और कस्तूरबा न होती तो गांधी शायद महात्मा ही न होते। नीलिमा डालमिया ने कस्तूरबा गांधी की एक काल्पनिक रहस्यमय डायरी लिखी है। तथ्यों के साथ बिना छेड़छाड़ किए लिखी गई ये कथात्मक डायरी इस रिश्ते की बारीकियों और एक महात्मा की पत्नी के मन को समझने की एक कोशिश करती है। खैर, पब्लिक लाइफ में कस्तूरबा को ले आने तक का ही मकसद नहीं था गांधी का। वो असल में महिलाओं को ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय और वह भी लीड करते हुए देखना चाहते थे। उन्हें लगता था महिलाएं प्राकृतिक रूप से ही अहिंसक हैं, आत्म बलिदान करने वाली हैं, और कष्ट सहने की अद्भुत क्षमता है उनके भीतर, और इसलिए देश की आजादी के आंदोलन में उन्हें साथ न लेना, इस आंदोलन को कमजोर करना होगा। वो कहते थे स्वराज की कुंजी औरतों के हाथ में है। और वो लिखते हैं, नारी अहिंसा का अवतार है। अहिंसा का अर्थ है अनंत प्रेम, जिसका अर्थ है पीड़ा सहने की अनंत क्षमता। पुरुष को जन्म देने वाली मां स्त्री के अलावा कौन इस क्षमता को महान तरीके से प्रदर्शित कर सकता है? वह इसे तब प्रदर्शित करती है जब वो 9 महीने के दौरान शिशु को पालती है और उसे दूध पिलाती है, और इसमें शामिल कष्टों में आनंद प्राप्त करती है। उसे उस प्रेम को पूरी मानवता में स्थानांतरित कर देने की इजाजत देनी चाहिए। उसे भूल जाने दीजिए कि वह कभी भी पुरुष की वासना की वस्तु थी या हो सकती है, और वह मनुष्य के साथ उसकी मां, निर्माता और मूक नेता के रूप में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी। ये उसे उस अमृत की प्यासी युद्धरत दुनिया को शांति की कला सिखाने के लिए दिया गया है। वह सत्याग्रह में अग्रणी बन सकती है, जिसके लिए उस सीख की आवश्यकता नहीं है जो किताबें देती हैं, बल्कि उस कठोर हृदय की आवश्यकता होती है जो पीड़ा और विश्वास से आता है। कुछ इसी तरह की बातें सरोजनी नायडू के भाषणों में मिलती हैं कि जो हाथ पालना झुला सकते हैं वे मशाल भी थाम सकते हैं। ये देखकर तो हमारे भाइयों और पतियों को भी शर्म आनी चाहिए और उन्हें आगे आना चाहिए। 19वीं सदी के समाज सुधारक भी महिलाओं में मातृत्व गुण की प्रधानता देख रहे थे, लेकिन एक फर्क था बस, समाज सुधारकों की नजर में महिलाएं विक्टिम थीं, कुरीतियों की, हालात की, रूढ़ियों की। शायद इसलिए भी पंडिता रमाबाई जैसी मजबूत फेमिनिस्ट किसी समाज सुधारक को फूटी आंख नहीं सुहाई। सरोजनी नायडू हो या अन्य नेत्रियां, उनकी नजर में महिलाएं मां तो थी ही, शक्ति स्रोत थीं, लेकिन आंदोलन में पुरुष की सहायक की तरह शामिल थीं। गांधी इस मातृशक्ति को पुरुष के शिक्षक और समाज के लिए आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों की प्रेरणा की तरह देखते थे। तो बात तो सच है,
अपनी मर्दानगी के घमंड में रहने की जगह अगर पुरुष अपने जीवन में आने वाली महिलाओं से सीखने लगें तो शायद उन्हें बेहतर मनुष्य बनने में मदद मिलेगी। मैं इसकी बहुत सी फेमिनिस्ट व्याख्याएं कर सकती हूँ, मूक नेता बनने वाली बात की भी और आलोचनाएं की भी जानी चाहिए, सेलिबेसी की शर्त की भी, ब्रह्मचर्य की शर्त की भी, फीमेल सेक्सुअलिटी पर संशय और नियंत्रण जैसी कुछ दिक्कतें और भी थीं। लेकिन उस समय कोई भी तो परफेक्ट नहीं था, सब अपने समय की निर्मितियां थीं। और इन तमाम चीजों के बावजूद, तमाम आलोचनाओं के बावजूद इसे स्वीकार करना होगा कि गांधी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों को एक नया आत्मविश्वास और एक नया सम्मानजनक स्थान दिलाया, जीवन को एक नया मकसद दिया। उस आंदोलन को औरत कैसे समझे जिससे उसे बाहर रखा जा रहा है? ये कहकर कि वो कमतर है, उसे समझ नहीं आएगा, उसे क्या पता कि क्रांति क्या होती है, उसे सिर्फ घर संभालना चाहिए। यह किसी का भी हो, स्त्री का आंदोलन तो नहीं हो सकता। शराबबंदी, नमक सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन, स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया, लाठियां खाई, जेलों में गई। 12 मार्च को शुरू होकर दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने के लिए महिलाओं का चयन किया गया। शुरू में कांग्रेस महिलाओं को इसमें शामिल करने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से महिलाओं को शामिल होने की अपील करने को कहा और कांग्रेस सदस्यों ने भी इसके लिए बाद में सहमति दी। तो शानदार तरीके से महिलाओं ने इसमें अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। सरोजनी नायडू, लाडो रानी जुत्शी, कमला नेहरू, सत्यवती अवंतीबाई गोखले, पार्वती बाई, रुक्मिणी लक्ष्मीपति, पेरिन और जोशीबेन कैप्टन, लीलावती मुंशी, दुर्गाबाई देशमुख और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी कई महिलाओं को अलग अलग प्रकोष्ठ का मुखिया चुना गया। सारे देश की लाखों औरतों ने नमक कानून तोड़ना शुरू किया। राधा कुमार अपनी किताब स्त्री संघर्ष का इतिहास में बताती हैं कि बिना किसी भय या घबराहट के वे बहादुरी से आगे बढ़ती गईं। वे नमक के छोटे छोटे पैकेट लेकर गलियों के कोनों पे खड़ी हो जाती थीं और जोरदार आवाज में चिल्लाकर कहती थीं, हमने नमक कानून तोड़ दिया है और अब हम आजाद हैं। है कोई आजादी का नमक खरीदने वाला? और आसपास से गुजरने वाला कोई ना कोई उनसे हाथ में सिक्का थमाता और नमक की पुड़िया लेकर गर्व के भाव से चला जाता था। टास्क देना और छोटे छोटे लोकल नेता बना देना, ये गांधी के आंदोलन की, उनके प्रयोग की सफलता थी। चरखा चलाना, खादी का प्रचार, प्रभात फेरी, स्वदेशी का प्रचार, घेराव करना, बहिष्कार करना, धरना देना। मुंबई में 1930 में चुनावों का बहिष्कार करने वाली 400 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। उनका घेराव इतना जबरदस्त था कि चुनाव एक दिन के लिए टालना पड़ा। घर घर जाकर खादी बेचने के लिए इंदुमती गोयंका को 9 महीने की कैद हुई। जुलाई 1930 में तिलक की सालगिरह मनाने के लिए हंसा मेहता के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस पर लाठीचार्ज हुआ और लगभग 100 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। विदेशी वस्त्र बेचने वाली दुकानों का घेराव करके महिलाएं जेल गईं। 1930-31 के दौरान लगभग 20,000 महिला सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। महिलाओं का ऐसा दबंग हो जाना एक तरफ कुछ पुरुषों के लिए गर्व भी था कि उनकी स्त्रियां राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हैं, तो किसी को ये भी लगता था कि बहुत मनमानी करने लगी हैं। और कोई कभी अपनी पत्नी का महिला सत्याग्रही से मिलना जुलना ही बंद करा देता था। एक मजेदार किस्सा सुनाती हैं मनमोहिनी सहगल, जो जेल में उनकी मां के साथ बंद एक सत्याग्रही स्त्री के बारे में है। उसका पति एक दुकान में क्लर्क था। जब उसने सुना कि उसकी पत्नी जेल चली गई है सत्याग्रह में, और उसने किसी आदमी को संदेश भेजा जेल तक कि अब तुम्हें घर लौटने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर, ये पढ़कर वो पत्नी, जो भोली भाली महिला थी और आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गई थी, रोने लगी और उसको लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ बात हुई। जब मेरी माँ ने ये सुना, मनमोहिनी सहगल कहती हैं, तो एक आदमी को कांग्रेस के एक बड़े नेता के पास भेजा, साथ ही उसके पति के पास भी एक संदेश भेजा कि तुम्हारी पत्नी ने इतना महान काम किया है, तुम्हें ऐसा मूर्खतापूर्ण संदेश भेजने की बजाय उस पर गर्व करना चाहिए। तब उसने जवाब दिया कि गर्व तो है, लेकिन उसने ये मुझसे पूछ कर नहीं किया, मुझसे इजाजत लेके नहीं गई। ये सुनने के बाद बहुत से आदमियों ने उसको लताड़ा।
इस प्रकरण के बाद वह नियमित रूप से अपनी पत्नी से मिलने जेल आने लगा। आंदोलनों में शामिल होकर महिलाएं न सिर्फ आंदोलनों को समृद्ध करती हैं, बल्कि आंदोलनों में शामिल होना औरतों को भी विकसित करता है, बहुत कुछ सिखाता है। अपनी आवाज, अपनी आज़ादी, अपना वजूद हासिल करने की तरफ एक और कदम बढ़ाती हैं वे। मुझे एंटी सीए आंदोलन के समय की वो बच्चियां और महिलाएं याद आती हैं जो बुर्का पहने किसी मीडिया वाले को बाइट दे रही होती थीं, धारा प्रवाह बोल रही होती थीं और उनके पीछे खड़े पुरुष थोड़ी हैरानी और थोड़े गर्व से उन्हें देख रहे होते थे। किसान आंदोलन में भी महिलाओं की बराबर भागीदारी रही। देश का कोई भी इश्यू महिलाओं का इश्यू है और महिलाओं का हर इश्यू असल में देश का मसला है, होगा ही, होना ही चाहिए। निराशाजनक बस इतना ही है कि जहां आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं की इतनी विशाल भागीदारी रही, संविधान सभा हो या हिंदू कोड बिल हो, प्रखरता से जहां स्त्रियां अपनी बात रखती थीं, उसका एक स्वाभाविक विकास इतिहास में होना चाहिए था। और होना चाहिए था कि 100 साल बाद महिलाएं राजनीति में 50% स्पेस घेरती। लेकिन अफसोस कि उतनी भी महिलाएं संसद में नहीं आती जितनी 33% जगह घेर सके। उसके लिए भी हमें आरक्षण लाना पड़ा है 2023 में। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि गांधी के नेतृत्व में जिस तरह राजनीति को एक फेमिनिन, एक स्त्रियोचित रूप मिला, यानी त्याग और तप को जितना महत्व मिला, आत्म बलिदान, सत्याग्रह, अहिंसा को जो महत्व मिला, वह अब नहीं है। अब चारों तरफ हिंसक, मर्दाना और आक्रामक राजनीति का युग है और ऐसे सड़े हुए माहौल में महिलाएं न शामिल होना चाहती हैं, न उन्हें इस राजनीति में अपने होने का कोई राष्ट्रीय विजन समझ में आ रहा है। हिंसा बढ़ती है तो औरतों का जीवन अपने आप संकुचित होता है। सोचिए, एक आंदोलन के साथ भी यही तो होता है। अगर आपको सबको साथ लेकर चलना है एक आंदोलन में, तो आपको ऐसे तरीके खोजने पड़ेंगे कि जिसमें तलवार, बंदूक, तीर शामिल न हो। तभी कोई राजनीतिक आंदोलन लंबा चल सकता है। जिस पल कोई उसमें पत्थर उठा लेगा, उसी वक्त वो अनजस्ट हो जाएगा। स्टेट कानून और प्रशासन के नाम पर हिंसा करेगा और वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति। सरकार की हिंसा हिंसा नहीं होती। सारा आंदोलन अपनी न्यायपूर्ण जमीन खो देगा, क्योंकि हिंसा की झलक देखते ही असामाजिक तत्व भी उसमें प्रवेश की कोशिश करते हैं और सब तहस नहस हो जाता है। दुखद है कि राजनीति आज एक इंक्लूसिव और सम्मानित जगह नहीं है। महिलाओं के लिए तब तक जगह नहीं है जब तक कि वे मर्दाना सोच और भाषा न अपना लें। भारत माता तो है, लेकिन उस माता से नैतिक मूल्य, सहनशीलता, आत्म बलिदान और त्याग कोई नहीं सीखना चाहता। हाँ, उसके नाम पर दूसरे देशवासियों को नीचा दिखाने का धत्कर्म जरूर चल रहा है। हमें सच में मर्दाना आक्रामकता से राजनीति को बचाना होगा और इसका फेमिनिस्टाइजेशन करना होगा। अगर राजनीति और समाज को समावेशी बनाना है तो हमें अपने समय के नए सवालों के साथ गांधी की ओर लौटना होगा। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मेरे साथ TCH पर फेमिनिज्म वाला F।